गुड मॉर्निंग। मैंने अपने पिछले 2 क्लास में आपको बताया था कि आप बेसिकली पावर को जनरेट कैसे करते हैं, और मैंने इसमें आपको 2 प्रोसेस बताया था, थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट। बेसिकली मैंने उसको डिटेल किया था, और अब मैं आपको अब जो नेक्स्ट सारे क्लास लूँगा उसमें मैं उसको पूरा ब्रीफ करूँगा और आपको बताऊँगा कि आगे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में कौन कौन से सेक्शन होते हैं, कौन कौन लोकेशन पे उनको प्लेस करना है, वो सारा मैं आपको डिटेल इसमें आपको बताऊँगा। अब क्या है कि मैं आपको पिछले 2 क्लास में बताया था कि पावर जनरेशन, लेकिन उसके पूरे सिलेबस के बारे में मैं आपको एक बार ब्रीफली बताता हूँ कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ये पेपर है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। जो लोग वीडियो में पहली बार आए हैं उनके लिए मैं हल्का सा रिकैप कर देता हूँ। ये पेपर है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, ठीक है। इस पेपर में जो है आप पढ़ेंगे कि जितने सारी तरीके से पावर को आप जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो कन्वेंशनल सोर्स में हो या नॉन कन्वेंशनल सोर्स में हो। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि बिजली जो है लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। बिना बिजली के आप जो है आजकल युग में आपको बहुत प्रॉब्लम, मतलब सब चीज़ को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न है, ये सब सारा कुछ जो है आपको बिजली के ही बदौलत आपको इसको यूज़ करेंगे। अब क्या है इसमें कि आपको इस बिजली के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि पावर को जनरेशन, तो पावर का जनरेशन जो है ये पेपर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन ये इम्पोर्टेंट है पूरी तरह इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी और मैकेनिकल वालों के लिए। मैकेनिकल वाले क्या है कि मैकेनिकल वाले को इसे मैंडेटरी पढ़ना तो नहीं है ये, लेकिन क्या है कि पावर जनरेशन जो प्लेस है वहाँ पर तो वर्क दोनों होता है, मैकेनिकल का भी होता है, इलेक्ट्रिकल का भी होता है, तो वो उनका दोनों का फील्ड अलग रहता है। लेकिन बेसिकली नॉलेज के लिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर है ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, लेकिन मैकेनिकल को भी पेपर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या है बेसिकली कि ये जो पेपर है इसमें आप पढ़ेंगे सारे सेक्टर से पावर का जनरेशन, मतलब थर्मल से, हाइड्रो से, न्यूक्लियर से। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि थर्मल से कैसे पावर जनरेशन करते हैं और हाइड्रो से कैसे पावर जनरेशन करते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें इस टॉपिक जो ये टॉपिक पढ़ने के बाद, चाहे पॉलिटेक्निक के बच्चे हुए, चाहे बीटेक के बच्चे हुए, जो भी स्टूडेंट हैं, आप लोग जब वोकेशनल ट्रेनिंग कीजिएगा पावर प्लांट जनरेशन पर, तो आपको इसका एडवांटेज दिखेगा कि पावर प्लांट मैंने बॉयलर पढ़ा या मैंने टरबाइन पढ़ा, जो भी चीज़ भी आप पढ़िएगा इसको, इस सब के बारे में आपको डिटेल जो है वो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मैंने ये पढ़ा था ईपीजी में, तो ये मैंने यहाँ बीटी में देख रहा हूँ, ये सारा कुछ आपको। और ये अभी बिहार अकॉर्डिंग टू प्रत्येक स्टेट का ये सिलेबस सेम है लोगों ईपीजी का। तो यहाँ पर बिहार के बात कर रहा हूँ। बिहार में तो बीटेक में तो ऐसे पावर स्टम्प पढ़ना है, 1-2 पढ़ना था, पॉलिटेक्निक में पहले पावर स्टम्प 1-2 था, लेकिन अब क्या है कि अब इस न्यू सिलेबस जो आया है उसमें इसको चेंज करके ईपीजी लाया है, पेपर को ईपीजी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि आपको क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल पावर का। तो एक बार मैं रफ स्केच इसके सिलेबस के बारे में आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल ये पॉलिटेक्निक 3rd सेमेस्टर वालों को ये पेपर पढ़ना है, तो 3rd सेमेस्टर वाले को ये पेपर पढ़ना है ईपीजी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। तो इसमें इसका सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस में आपको डिटेल बताता हूँ। इसका सिलेबस देखिए, ईपीजी का सिलेबस सिलेबस में देखिए क्या है। बेसिकली क्या है, पहले आपको इसमें पढ़ना है बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। पहले आपको पढ़ना है बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन, बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन। दूसरे टॉपिक उसमें पढ़ना आपको है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर जनरेशन, ये आपको पढ़ना है। तीसरा टॉपिक जिसमें है उसमें आपको पढ़ना है हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। चौथा टॉपिक इसमें है, उसमें आपको पढ़ना है पहले पढ़ना बेसिक्स ऑफ पावर जनरेशन, दूसरा में थर्मल पावर प्लांट, तीसरा में हाइड्रो पावर प्लांट और चौथा में न्यूक्लियर पावर प्लांट।
ये सब का डिटेल आपको पढ़ना है। थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्टेबल होता है, ऐसा क्या इसका ब्लॉक डायग्राम है, ऐसा क्या क्या है, इसमें कितना मेगावाट हमको अधिकतम मिल सकता है, कहाँ कहाँ ये पावर प्लांट है अभी भारत में। इसको अगर इस पावर प्लांट को आप देखिएगा शॉर्ट में, तो इसको आप बिहार झारखंड हर जगह जहाँ जहाँ आपको पावर प्लांट ये मिलेगा, इसका मेन सोर्स जो है वो है एनटीपीसी। इसका जो मेन सोर्स है वो है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद इसका जो ये जो है इसको बोलते हैं हम एनएचपीसी, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी। और तीसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या बोलेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। ये जो आपका है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको बोल सकते हैं एनपीसी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये आपका है न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका जो है एनपीसी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये सब इसका पावर कॉर्पोरेशन है। मतलब इसको आप जो है ये आपको बेसिक डिटेल थर्मल पावर, हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद क्या आपको उसमें पढ़ना है 5वां में डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। बेसिकली क्या है, अगर एसपीटी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम तो थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये तीनों मार्किंग स्कीम वाला, ये बहुत अच्छी, ये मार्किंग स्कीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 40 to 50% क्वेश्चन इससे रहेंगे आपके। 40 to 50% क्वेश्चन इसी से रहते हैं, ये तीनों थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये 50 का रेशियो बढ़कर 70 तक चल जाता है। मतलब ये तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर, एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डीजल पावर से भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कंपेरिजन इसके डीजल पावर क्वेश्चन कम रहते हैं, इससे भी रहते हैं बहुत, मतलब कम रहते हैं। ये आपका ये उसमें मैंने आपको बताया था कि थर्मल पावर प्लांट जो है इसमें आपका जो भी पावर प्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, कोल के, मतलब बेसिक सोर्स का क्या है, कोल है। इसके लिए बेसिकली सोर्स क्या आपके लिए है, इसके लिए आपका इसका बेसिक सोर्स क्या है आपके लिए, कोल। ये बेसिकली डिपेंड करता है कोल पर, ठीक है। ये बेसिकली डिपेंड करता आपका है वाटर पर, वाटर पर। और ये बेसिकली डिपेंड करता आपका है, ये भी डिपेंड करता आपका है न्यूक्लियर फ्यूल पर, न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल, जस्ट लाइक यूरेनियम 235, ये सब इस पर, ठीक है। ये इस पर डिपेंड करता है न्यूक्लियर पर, ये फ्यूल पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब क्या है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब आपका, ये जो आपका बेसिक थीम्स है इसके लिए, एपीजी के लिए, ये आपका हुआ कन्वेंशनल सर्किट है। उसके बाद क्या है कि ये सब पढ़ने के बाद मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, थर्मल के बारे में बताया था और हाइड्रो के बारे में बताया था कि किस तरह, लेकिन न्यूक्लियर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सारा प्रोसेस होता है वो होता है आपका सारा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होता है। और ये पावर प्लांट जो है वो यूरेनियम पे बेसिकली इसका फ्यूल यूरेनियम होता है। वहाँ पर क्या था कि आप उसमें यूरेनियम, इसके लिए पानी को हीट किसमें करते थे, कोल के थ्रू करते थे। बॉयलर के फर्नेस में कोल जाता था और पानी क्या करते थे, आप हीट करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सारा काम होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में। पानी इसमें भी हीट करेगा, वाटर इसमें भी हीट करेगा, लेकिन वो वहाँ पर सोर्स क्या हो जाएगा, उसका फ्यूल क्या हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम ईंधन का प्रयोग करके हम न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। उसके बाद पानी गर्म होता है। यहाँ पर सारा काम जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है। अब बाकी डीजल पावर प्लांट है, ये तो नॉर्मल पावर प्लांट है, ये ज़्यादा मतलब आपको है, ये भी आपका, ये सब शॉर्ट फॉर्म में माउंट कर, ठीक है। डीजल पावर प्लांट को ये मतलब शॉर्ट फॉर्म के लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं, डीजल पावर प्लांट। लेकिन बेसिकली जो आपका होता है भारत में वो थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर। देखो न्यूक्लियर में क्या है कि न्यूक्लियर का फ्यूल जो है वो थोड़ा सा मिलना थोड़ा मुश्किल आपके लिए है। न्यूक्लियर फ्यूल कंपेरिजन हाई इसके थर्मल और हाइड्रो के, कोयला आपको आसानी से मिल जाता है। हाइड्रो के लिए भी आपको अगर हिली एरिया है तो वहाँ आपको पावर प्लांट स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या है कि इसका फ्यूल जो है वो आपको ज़्यादातर बेसिकली फॉरेन से आता है। ऐसे भारत, आपने सुना भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये न्यूक्लियर यूनियन का करार था, जो कि मतलब कभी होता है, मतलब कंप्लीट हो गया तो मिल गया, या कभी कोई विदेशी, मतलब हमको डिपेंड रहना पड़ता है विदेश के ऊपर में। चूँकि इंडिया में इसका सोर्स अगर रहता तो भारत, तो हम लोग पूरा फोकस न्यूक्लियर में ही करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट की,
कि इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन आपको बिजली का मिलता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था पिछले क्लास में मेगावाट, पावर का मेगावाट, तो मेगावाट मतलब क्या हुआ, मेगा मतलब 10 का पावर 6 वाट, तो पावर का अध्ययन करते हैं मेगावाट फॉर्म में। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है कि हमको कम में ज़्यादा आउटपुट मिलता है। बात समझ रहे हैं ना, हम बताए थे आपको न्यूक्लियर में क्या होता है, कम में ज़्यादा आउटपुट मिलता है। और आपको मैंने पहले बताया था कि हम लोग पावर का जनरेशन क्या करते हैं, लो वोल्टेज पे करते हैं, हाई पे तो करते नहीं हैं। वो पिछले क्लास में बताया था कि अगर हाई वोल्टेज पे कीजिएगा तो उसके बाद हाई वोल्टेज करने के बाद फिर क्या होगा कि आपका जो है इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज आपको क्या होगा, इंसुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगा और आपका इक्विपमेंट जलने की संभावना बढ़ सकती है। तो इसलिए हम प्रोडक्शन जब भी करते हैं वो करते हैं लो वोल्टेज पे, और जब लो वोल्टेज पे हो जाता है तो उसके बाद उसको अगले फॉर्म में क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने अगर पावर जनरेशन किया, पावर जनरेशन मैंने किया 15 kV पर, और तो उसको मैं स्टेप अप करके बना लूँगा 400 kV में। ठीक है, 15 kV मैंने प्रोडक्शन किया और उसको मैं 400 kV में कन्वर्ट कर दूंगा। और 1 kV बराबर होता है, आपको जानकारी के बताते हैं, 1000 वोल्ट। तो 400 kV मतलब समझ जाइए, 400 kV मतलब क्या हुआ, 4 लाख वोल्ट, 4 लाख वोल्ट। और ये 15 kV है, दैट इज 15,000 वोल्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैटर रखता है। ये 15 kV है, 1 kV और 1000 वोल्ट, तो 400 kV का 4 लाख वोल्ट में आप उसको कन्वर्ट करते हैं थ्रू द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। थ्रू द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का 2 पार्ट होता है, एक होता है स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। आपके आसपास जो एरिया में लगा हुआ है उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या होता है, हम इनपुट कम देंगे, इनपुट जितना देंगे आउटपुट क्या मिलेगा हमको, उससे कम मिलेगा। लेकिन स्टेप अप में क्या होता है कि अगर इनपुट हम कम देंगे तो आउटपुट क्या हमको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप आसपास नहीं लगा सकते हैं। हमारे आसपास में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि ट्रांसफार्मर का बेसिक डिफिनेशन होता है कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, विच ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है। क्यों स्टैटिक डिवाइस है, इसको क्यों हम बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस, समझ आइए बात को। ट्रांसफार्मर में कोई भी ऐसा घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। देयर आर नो एनी रोटेटिंग पार्ट्स इन द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को घूमने वाला पार्ट रोटेटिंग पार्ट होता नहीं है। दैट द रीजन ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस। और उसका काम क्या है, पावर का ट्रांसफर करना एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या है, पावर का ट्रांसफर करना एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, ये आपका एक पार्ट सिलेबस का हो गया। दूसरा पार्ट पे हम आते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या है, इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट में आपका है, दूसरा पार्ट में आपका हो जाएगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्स दूसरा पार्ट इसका है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स में क्या क्या हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा आपका, देखिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स किसको बोल सकते हैं हम, ऐसा सोर्स जो कभी ख़त्म नहीं हुए। जैसे कि देखिए सनलाइट है, सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी क्या है, हमेशा आपके पास मतलब सनलाइट आएगा ही। सनलाइट तो कोई खत्म चीज़ नहीं है। कोल क्या है, कोयला, मैंने पहले कोयला पढ़ाया था इसके पहले थर्मल पावर प्लांट में, वो खत्म हो सकता है। लेकिन ये सोलर एनर्जी कभी खत्म होगा नहीं होगा। सोलर हुआ, बिंडल हुआ, हवा चलनी बंद हो सकती है। अगर हवा चलनी बंद हो जाएगी तो पृथ्वी पर तो सब खत्म ही हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो सोलर से पावर प्रोडक्शन करते हैं, विंडल से पावर प्रोडक्शन करते हैं। इसमें यही सब पढ़ना आपको है नॉन कन्वेंशनल में। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। इसमें आपको एक ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है, इसका मतलब क्या क्या एडवांटेज है, कैसे इसको स्टेबल करते हैं, ये सब आपको सोलर एनर्जी में पढ़ना है। दूसरा इसमें है विंड एनर्जी, ठीक है। तीसरा है जियोथर्मल एनर्जी। ये सबसे क्वेश्चन आपको ईपीजी में रहता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल वेट थोड़ा कम रहता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि आपको सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, तो मैंने आपको थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, वो तीनों जो मैंने बताया था वो आप स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर का। हर साल क्वेश्चन से ज़्यादा मिल जाएगा, लगभग 50-60% क्वेश्चन से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको जानकारी और अच्छे नंबर के लिए पढ़ना है तो आपको सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी है,
विंड एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है, ये सब जो है पावर अमाउंट करने पावर प्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्मेट है। मतलब क्या है, इस सबसे आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पावर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए हमारा देश भारत बहुत बड़ा है और आज भी विश्व की आबादी बढ़ते जा रही है, तो अगर आप छोटे स्तर पर पावर का प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपको उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा किस तरह नहीं है कि आजकल आबादी बढ़ रही है, आपकी डिमांड बढ़ रही है, पैसे की डिमांड, पावर की डिमांड बढ़ रही है। हर जगह आप देखिएगा अब मकान बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो सोलर एनर्जी क्या है, ये डिपेंड करता है। आप देखिए इसका सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक क्या है इस एनर्जी का, सोलर एनर्जी का। अभी आप देख रहे हैं आसपास बारिश हो रही है, तो जब बारिश होगी तो एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। सनलाइट आएगी तो ना फिर सोलर एनर्जी आपको काम करेगा। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है। और आपको मैं बताता हूँ जानकारी के लिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, विच कैन नेवर स्टोर। आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रहा है तो आपको उसको ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी ऐसा एनर्जी नहीं है कि जिसको आप स्टोर करके रख लीजिएगा। आपको हमेशा जैसे आपको इनपुट आएगा तो आपको आउटपुट वहाँ भेजना, ट्रांसफर करना ही है। तो आपको हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, नेवर स्टोर। तो ये रीजन है। तो सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी क्या है, अब वर्षा वाला मौसम आ गया तो फिर बेकार हो जाएगा, मतलब ये इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, प्रॉब्लम वो क्रिएट होगा। अब थर्मल पावर प्लांट क्या है, कोयला मिल रहा है, पानी मिल रहा है, गर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसको है, वो हीट होगा ही, वो बॉयलर गर्म हो हीट करेगा, स्टीम बनेगा, टरबाइन होगा, जनरेटर घूमेगा। लेकिन इस सब में डिपेंड करता है, सोलर नहीं है। विंड में हवा चल रही है, कभी हवा नहीं भी चलती है, नॉर्मल हवा, तो उस ये सब डिपेंड करती है। सब बहुत स्मॉल स्केल पर पावर प्रोडक्शन करता है। ऐसे आज का सोलर का डिमांड बढ़ा है, आज का सोलर एनर्जी का पावर प्लांट का डिमांड बढ़ा है। लेकिन क्या है कि आप जैसा पावर प्लांट एनटीपीसी का है, हाइड्रो पावर का है, न्यूक्लियर का है, वैसा तो सोलर नहीं हो सकता है कभी। मतलब डिमांड तो है लेकिन वैसा हो नहीं सकता है। तो जियो थर्मल एनर्जी है, ये भी सी लेवल से होता है, ये सब नॉर्मल ये सब है, ये सब शॉर्ट अमाउंट है। उसके बाद इसमें और दो टॉपिक पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है जो लास्ट दो टॉपिक है, एक है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इसमें इकोनॉमिक्स में आपको दिखाना है कि पावर का जो जनरेट कर रहे हैं उसमें से क्या लोड है, कितना इसका डिमांड फैक्टर है, कितना इसका मैक्सिमम डिमांड है, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा कि इसमें इसका कितना, मतलब आप जैसे कि मान लीजिए पावर जनरेशन कर रहे हैं तो जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ से कितना लोड है, कितना इसका आउटपुट है, कितना इससे इनकम आपको है, आपको वो डिमांड वहाँ उतना है कि नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, अगर एनटीपीसी बार से यहाँ नालंदा लाइन अगर आ रही है, मैं अभी नालंदा बिहार से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ लाइन आ रही है तो यहाँ कितना डिमांड है, आखिर इतना आउटपुट यहाँ है कि नहीं, उसके बाद हमको इससे इकोनॉमी कितना मिल रहा है। मतलब ये फिर इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक्स पावर जनरेशन। मतलब पावर जो जनरेट कर रहे हैं तो उसमें मेरा कितना खर्च बन रहा है। ऐसा नहीं कि हम अगर 1 लाख खर्च कर रहे हैं और हमको आउटपुट मिल रहा है 10,000, तो क्या मतलब है, 90,000 तो लॉस ही जा रहा है मेरा। कोई भी इंडस्ट्री स्टेबल तभी की जाती है जब उसका आउटपुट उसको अच्छा मिले। अगर आउटपुट लॉस में जाएगी तो क्या होगा, तो वो आपका धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना वो। मतलब आपको डिपेंड करता है कि उसका आउटपुट बढ़िया मिलना चाहिए। अगर आपका इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट बढ़िया नहीं मिल रहा है, आप पावर जनरेशन में 1 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 1 लाख में तो होगा नहीं, अगर मैं पावर जनरेशन में 1 लाख रुपये खर्च कर रहा हूँ, लेट फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे आउटपुट मिला है 10,000 तो फिर बेकार है ना, फिर तो 90,000 का लॉस हो रहा है। तो हमको ये सब देखना पड़ता है इसमें, ये इकोनॉमिक्स पावर जनरेशन है। उसके बाद ये लास्ट क्या होता है, सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो है 3, 4 था, 5वां नंबर में क्या है, सबसे लास्ट वाला में इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम मतलब क्या हुआ कि पावर पर इंटरकनेक्टेड, मतलब क्या, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि पावर सिस्टम क्या है, वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड कैसे है, देखिए जैसे हमने आपको पहले बताया था कि पावर सिस्टम किस पे डिपेंड करता है। पावर सिस्टम आपका डिपेंड करता है, पावर सिस्टम जनरेशन पे, ट्रांसमिशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, यूटिलाइजेशन पे। पावर सिस्टम इसी 4 चीज़ पे डिपेंड करता है, जनरेशन पर, ट्रांसमिशन पर। मैं फिर से डील करता हूँ, लास्ट टॉपिक है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। ठीक है, इंटरकनेक्टेड और पावर सिस्टम है, इसको मैं आपको लास्ट टाइम एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए होता क्या है पावर सिस्टम, इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए लास्ट टॉपिक था, मैंने आपका बोर्ड पे लिखा था इंटरकनेक्टेड और पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखिए पावर सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, पावर सिस्टम का मतलब हुआ जनरेशन,
ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन। देखिए, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, ये पावर सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वैसा पेपर है जिसमें कि आप चारों चीज़ पढ़ेंगे, जनरेशन भी, ट्रांसमिशन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी और यूटिलाइजेशन भी, GTDU, शॉर्ट में इसको ऐसा बोल सकते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा पेपर है जिसमें कि मैं जनरेशन के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और यूटिलाइजेशन के बारे में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पढ़ना है। अब ये कैसे कैसे पढ़ना भी आपको है। अभी आप इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर का हम बात कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं जनरेशन। आप जब फोर्थ सेमेस्टर में जाइएगा, अभी जब फोर्थ सेमेस्टर में जाइएगा तो आप थर्ड में अभी जनरेशन पढ़ रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर में जाइएगा तो यही पेपर थोड़ा फैलेगा और आपको हो जाएगा TND के रूप में फोर्थ सेमेस्टर में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाइएगा तो यही पेपर बन के आपका आ जाएगा यूटिलाइजेशन, ये पेपर बन जाएगा यूटिलाइज। ये EPG हो गया, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया यूटिलाइजेशन। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कहानी खत्म है, ठीक है। पहले क्या था ओल्ड सिलेबस में, पावर सिस्टम 1 था, पावर सिस्टम 2 था, जिसमें एक में जनरेशन था और एक में पूरा ये ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन मिला हुआ था। लेकिन अब क्या है आपको कि आपको जनरेशन पढ़ना थर्ड में, ट्रांसमिशन पढ़ना है आपको फोर्थ में और यूटिलाइजेशन को फिफ्थ में पढ़ना है। तो ये सब आपको पढ़ना है, इंटरकनेक्टर, पावर सिस्टम। ये था आपका बेसिक सिलेबस का डिटेल जो मैं आपको बता दिया इस वीडियो में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मैं एक बेसिकली बताता हूँ कि EPG पढ़ने वाले स्टूडेंट जान लीजिए, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के मैं बता रहा हूँ, ये पेपर जो है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है और सबसे ज़्यादा मार्क इस पेपर में उठेगा। मैं पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, 5 साल से लगभग इस पेपर में बच्चे 80 में लगभग 74-75 तक गए हैं। इतने मतलब अच्छे अच्छे बच्चे सब हैं और एवरेज ऑल मतलब मोटा मोटी स्टूडेंट को 50 से 55 तो आ ही जाता है, 50, 55, 60 तक आ जाता है। ये पेपर बहुत नंबर उठाने वाला पेपर है। इस पेपर में आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, 2 चीज़ मैं बताऊंगा आपको स्टार्टिंग क्लास के बाद, कि आपको सारे पावर प्लांट का नेट डायग्राम आना चाहिए। ये थर्मल पावर प्लांट है उसका एक डायग्राम, हाइड्रो पावर प्लांट है उसका एक डायग्राम, न्यूक्लियर पावर प्लांट उसका एक डायग्राम। अगर आपको आ गया तो उसके बाद आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम पॉइंट सारा कुछ आप समझ जाइएगा और डायग्राम में सारा आपको डायग्राम में ड्रॉ कर देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है और आराम से आपको बहुत अच्छे मार्क्स इस पेपर में आएंगे। EPG में जो पूरा बेसिकली सिलेबस का डिटेल था मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बारी बारी टॉपिक पे जाऊंगा, थर्मल पे जाऊंगा, हाइड्रो पर जाऊंगा, न्यूक्लियर पर जाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थर्मल पावर प्लांट में कैसे पावर जनरेशन करते हैं, हाइड्रो में क्या करते हैं, कहाँ कहाँ इसका पावर प्लांट भारत में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ है। आपको जानकारी अगर होगा तो मैं बताता हूँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरे भारत में पहला जो स्टेबल हुआ था वो था तारापुर में, वो था आपका तारापुर में, महाराष्ट्र के तारापुर में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में स्टेबल किया गया था। तो ये सब आपको बेसिक्स आपको जानना इसमें है, ठीक है, कि इसमें जनरेशन क्या है, मतलब ये सब आपको पढ़ना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, ये सब पढ़ना आपको है, किस तरह से आप पावर को जनरेट करते हैं। और जब आप जनरेशन को सीख लीजिएगा तो उसके बाद इस सेमेस्टर को पास कर जाएंगे आप, और नेक्स्ट सेमेस्टर में जब जाइएगा तो आप पढ़िएगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगले सेमेस्टर में पहले आप जनरेशन पढ़ रहे हैं अभी आप, उसके बाद पढ़िएगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पेपर को पढ़ने के बाद जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में VT में जाइएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग में, तो आप कभी जब पावर प्लांट जाइएगा तो आपको वहाँ याद आएगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया था वो क्या क्या पढ़ाया था और क्या क्या वहाँ देख रहे हैं। आप जो भी EPG का पेपर पढ़िएगा इसका सिंपल प्रैक्टिकल आपको जब आप पावर प्लांट जाइएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग कीजिएगा, तो सारा कुछ आपको वहाँ पावर प्लांट में दिखाई पड़ेगा कि ये बॉयलर है, ये टरबाइन है, ये वो है, सारा कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये सब आपको सब डिटेल वहाँ मिलेगा आपको, किस तरह से उसका प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, होता क्या है कि बिहार या भारत में किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसका लैब जो EPG का होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है। टिपिकल क्या होता है कि इसका लैब छोटा मोटा मॉडल में आपको दिखाया सकता है, लेकिन वो पावर प्लांट लंबे तो कितने एरिया में कवर किया रहता है आप देख सकते हैं। अगर आपके आसपास में कहीं NTPC होगा, आप देखिएगा पावर प्लांट को, उतना बड़ा लैब बनाना संभव नहीं है, जो हकीकत है। मतलब उसमें सारा पावर प्लांट जाइएगा, वहाँ देखिएगा कि वहाँ पर कहाँ पर CHP है, वहाँ पावर प्लांट को CHP मिलेगा, जिसमें बोलते हैं हम कोल हैंडलिंग प्लांट, जिसमें कोयला क्या होता है, क्रश होता है।
मैंने बताया था आपको पहले भी, कोई कोयला वहाँ जाता है तो कोयला का साइज़ बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा मतलब कोयला विदाउट शेप में रहता है, उसको शेप में कन्वर्ट किया जाता है, उसको मतलब पूरा मतलब ऐसा किया जाता है ताकि वो बॉयलर के फर्न जाके आराम से हीट हो सके। तो ये सब मैं आपको बताऊँगा। मैंने आपको आज पूरा APG का सिलेबस लगभग बता दिया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको मिलूँगा, तो फिर आपको मैं आगे क्लास मिलूँगा। थैंक यू, नमस्कार।